So Simple tutorial. Good morning students, welcome to SST So Simple tutorial. अब तक हमने देखा कि 1905 का रिवॉल्यूशन कैसे हुआ और उसका रिजल्ट क्या हुआ। हमने यह भी पढ़ा कि ज़ार ने रशिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में झोंक दिया। 1917 तक 70 लाख रशियन सोल्जर्स मारे जा चुके थे। सेना का मनोबल भी टूट चुका था। वर्ल्ड वॉर का बुरा असर वहाँ की इंडस्ट्रीज पर भी पड़ा। वहाँ खाने की चीज़ों की कमी भी पड़ने लगती है। शहरों में रहने वालों के लिए ब्रेड और आटे की किल्लत पैदा हो गई थी। आज हम यूनिट 3 द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड पढ़ेंगे। तो पहले थोड़ा पेट्रोग्राड को समझ लेते हैं। यह रशियन एम्पायर की राजधानी हुआ करती थी। इस शहर को 1712 में वहाँ के राजा ज़ार पीटर द ग्रेट ने बसाया था। तब से यानी कि 1712 से 1918 तक यह शहर वहाँ की राजधानी बनी रही। 1918 में अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद राजधानी को मॉस्को शिफ्ट कर दिया जाता है। पहले इसे सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता था, पर चूंकि यह नाम थोड़ा जर्मन लगता था, इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय सितंबर 1914 में इसका नाम पेट्रोग्राड कर दिया गया और फिर 1924 में लेनिन के मरने के कुछ दिन के बाद इस शहर का नाम बदलकर लेनिनग्राद कर दिया गया। 1991 में सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद इसका नाम फिर से सेंट पीटर्सबर्ग हो गया। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। पहले सेंट पीटर्सबर्ग, फिर पेट्रोग्राड, फिर लेनिनग्राड और फिर वापस सेंट पीटर्सबर्ग। ओके। यह शहर आर्कटिक सर्कल से करीब 500 माइल्स दूर है। तो विंटर कैसा होता होगा ये आप इमेजिन कर सकते हैं। रिवर्स, लेक्स, कैनाल्स सभी विंटर में जम जाते हैं। जो फरवरी रिवॉल्यूशन आज पढ़ने वाले हैं उसका सेंटर यही शहर बनने वाला है। यह शहर नेवा नदी के तट पर बसा हुआ है। इस शहर की बनावट देखिए। वर्कर्स के क्वार्टर्स और फैक्ट्रीज नेवा नदी के राइट बैंक पे थे और ज़ार का महल मतलब विंटर पैलेस और सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स नदी के लेफ्ट बैंक पर स्थित थे। ऐसा लगता है जैसे बड़ा सोच समझ के इस तरह से बनाया गया होगा। सर्दी जबरदस्त पड़ रही थी, बर्फबारी भी हो रही थी, कोहरा भी छाया हुआ था। वर्कर्स क्वार्टर में अन्न की, फूड ग्रेन्स की कमी हो जाती है। पेट्रोग्राड में भोजन को लेकर के दंगे शुरू हो जाते हैं। माहौल तो गर्म था, पर 22 फरवरी को ही ये रिवॉल्यूशन शुरू हो जाएगी ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। इसमें खास बात यह है कि ये रिवॉल्यूशन खुद वर्कर्स के बीच से ही उठी। यह कोई ऑर्गेनाइज्ड रिवॉल्यूशन नहीं था। इसकी प्लानिंग किसी लीडर ने नहीं की थी। हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ कि फैक्ट्री वर्कर्स ने ही इसको लीड किया। उनके साथ कोई बड़ा नेता नहीं था। लेनिन या दूसरे नेता या तो प्रिजनर थे या एग्जाइल में थे। आने वाले 5-6 दिनों में क्या हुआ आइए देखते हैं। 22 फरवरी को एक फैक्ट्री में लॉकआउट हो गया। लॉकआउट का मतलब होता है तालाबंदी। इसमें फैक्ट्री के मालिक फैक्ट्री को परमानेंटली बंद कर देते हैं और फैक्ट्री के मेन गेट पर ताला लगा दिया जाता है। 23 फरवरी को जिस फैक्ट्री में लॉकआउट हुआ था उसके वर्कर्स के सपोर्ट में दूसरे फैक्ट्री के वर्कर्स हड़ताल का ऐलान कर देते हैं। कई जगह हड़ताल का नेतृत्व औरतें भी कर रही थी और यही कारण है कि इस दिन को हम इंटरनेशनल वीमेंस डे के रूप में मनाते हैं। यदि आपके मन में ये सवाल उठ रहा हो कि ये दिन तो 8 मार्च को मनाया जाता है, तो इसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगा, ठीक है। आंदोलन करने वाले शहर के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। फिर जब प्रदर्शन करने वाले वर्कर्स फैशनेबल रिहायशी इलाकों और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को घेर लेते हैं
तो शहर में कर्फ्यू लगा दिया जाता है। शाम तक सारे डेमोन्स्ट्रेटर्स डिस्पर्स भी हो जाते हैं, पर फिर वे वापस 24 और 25 को वहां इकट्ठा होते हैं। उन पर नजर रखने के लिए कैवेलरी और पुलिस को तैनात कर दिया जाता है। कैवेलरी का मतलब होता है घुड़सवार सेना। तो आप बताइए कि पैदल सेना को क्या कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए तो, ठीक है। 25 फरवरी को जार ने डूमा को भंग कर दिया। चुनी हुई संसद को इस तरह भंग कर देने से पॉलिटिशियंस भी नाराज हो गए। 27 फरवरी को प्रदर्शनकारियों ने पुलिस हेडक्वार्टर्स पर हमला किया और उसको तहस नहस कर दिया। सड़क पर इकट्ठे असंख्य लोग ब्रेड, वेजेस, बेटर आवर्स और डेमोक्रेसी के पक्ष में नारे लगा रहे थे। जार ने सेना को इन पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, लेकिन सैनिकों ने आज्ञा का पालन नहीं किया, बल्कि आंदोलनकारी वर्कर्स से जा मिले। उसी शाम को सोल्जर्स और स्ट्राइक करने वाले वर्कर्स उस जगह पर इकट्ठा होते हैं जहां डूमा की बैठक हुआ करती थी, और वहां पर सोवियत फॉर्म करते हैं। सोवियत एक रशियन टर्म है जिसका मतलब होता है कोई काउंसिल, परिषद या असेंबली समझ लीजिए। तो इसी सोवियत को पेट्रोग्राड सोवियत कहा गया। स्लाइड में आप जो देख रहे हैं वो फरवरी 1917 में पेट्रोग्राड सोवियत की जो मीटिंग हुई थी उसी की तस्वीर है। फिर दूसरे दिन एक डेलीगेशन मतलब प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने जाता है। जार के जो मिलिट्री कमांडर्स थे उन लोगों ने जार को सलाह दी कि वे गद्दी छोड़ दें। जार ने बात मान भी ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। तो लगभग 300 साल निरंकुश शासन करने वाला रोमानोव राजवंश का राज आज खत्म हो गया। अब देश कौन चलाएगा? कोई सरकार तो होनी ही चाहिए। तो डूमा के नेता और सोवियत मिलकर देश चलाने के लिए एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना लेते हैं, और उसके बाद यह सरकार कई घोषणाएं करती है। उसमें एक जो इम्पोर्टेंट होती है वह होती है देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की घोषणा। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन कैसे होगा? तो वह यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर होगा। तो बच्चों, कुछ इस तरह से फरवरी रिवॉल्यूशन की घटना घटी। अब आपसे यदि पूछा जाए व्हाट वेयर द इफेक्ट्स ऑफ फरवरी रिवॉल्यूशन इन रशिया, तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले the Tsar abdicated the throne and monarchy was brought down. और दूसरा, a provisional government was formed by the Soviet leaders and the Duma leaders to run the country. मैं आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। तो आज बस इतना ही। Students, now you should be able to answer these questions. 1. Why is International Women's Day celebrated on 22nd of February? 2. What was the result of February Revolution in Russia? 3. Name the council formed by soldiers and striking workers on 27th of February 1917. अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? हम लोग अक्टूबर रिवॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। Till then, keep reading and have a nice time. Thank you.